फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है डिजाइन टर्मिनोलॉजी, मतलब डिजाइन शब्दावली से संबंधित हमारा तीसरा टॉपिक यहां पे हम स्टार्ट करेंगे। क्या है टॉपिक हमारा? फटीग, या फिर इसे हिंदी में बोलते हैं श्रांत या फिर बोलते हैं थकान। ठीक है, तो थकान या श्रांत या फिर फटीग, ये हमारा जो है थर्ड टॉपिक है डिजाइन टर्मिनोलॉजी का। ठीक है, इसमें हम देखते हैं इसमें क्या देखेंगे एक्चुअली फटीग के अंतर्गत। देखिए, सबसे पहली चीज फटीग का मतलब ये हो गया कि अगर किसी पदार्थ पे, किसी भी मटेरियल के ऊपर आप जो है बार बार लोड लगाते हैं, तो बार बार लोड लगाने की वजह से वो कम भार पे भी, जो इसका अंतिम प्रतिबल है या फिर अधिकतम भार है जिसपे वो फेल होने वाला था या उसको जो असफल होने वाला था, उस पे असफल ना होके उससे पहले ही कम भार पे ही, कम प्रतिबल पे ही वो क्या हो जाए, फेल हो जाए। तो ऐसी स्थिति जो है हमारी क्या बनेगी? फटीग की बनेगी, या फिर श्रांत की बनेगी, या फिर थकान की बनेगी। तो एक बार इसकी जो है डिटेल्स देख लेते हैं, फिर ठीक से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या, व्हेन अ मटेरियल, जब कोई पदार्थ इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्ट्रेसेस, मतलब उसके अंदर जो है रिपीटेड स्ट्रेसेस जो है उत्पन्न हो रही हैं ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग, चक्रीय भार के कारण, साइक्लिक लोडिंग के कारण उसमें रिपीटेड स्ट्रेस, रिपीटेड मतलब बार बार जो है स्ट्रेस जो है उत्पन्न हो रही है, परिवर्तनीय स्ट्रेसेस जो है उसमें उत्पन्न हो रही है, जो प्रतिबल है वो परिवर्तनीय है, वो उत्पन्न हो रहे हैं। इट फेल्स अंडर फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस, जो कि जो है फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस के अंतर्गत क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो मतलब ये हुआ फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस का मतलब क्या हुआ? तो ये फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है परिवर्तनीय, ये बदलती रहती प्रतिबल जो है, प्रतिबल के कारण वो जो है फेल हो जाएगा। विच इज लोअर देन अल्टीमेट स्ट्रेस, मतलब क्या हुआ, यहां पर जो है ये जो मान है फ्लक्चुएटिव स्ट्रेस है, उसका मान अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब अंतिम प्रतिबल से क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। तो यहां पर एक चीज समझने वाली है कि अगर कोई पदार्थ है उस पर अगर आप बार बार जो है रिपीटेड स्ट्रेस जो है डेवलप करेंगे साइक्लिक लोडिंग के कारण, चक्रीय भार के कारण, चक्री का मतलब ऐसा नहीं कोई घुमा रहा है, मतलब बार बार लगा रहा है फिर हटा रहा है, फिर लगा रहा है फिर हटा रहा है, तो उस तरह के जो है लोडिंग के कारण जो हमारी रिपीटेड स्ट्रेस आएंगी, वो रिपीटेड स्ट्रेस जो है उसके अंतर्गत यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो पदार्थ है, जो भी हमारा मटेरियल है, वो क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएटिंग लोड के मतलब स्ट्रेसेस के अंतर्गत क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और ये जो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, वो जो है उनका मान अल्टीमेट स्ट्रेस से क्या होगा, कम होगा। तो जब कोई अल्टीमेट स्ट्रेस से कम मान पे ही फेल होने लगे, तो क्या कंडीशन बनेगी? पहली कंडीशन बनेगी रिपीटेड स्ट्रेस डेवलप हो रहे होंगे उसमें, और रिपीटेड स्ट्रेस डेवलप हो रहे होंगे उसके कारण जो है उसमें फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस जो है उत्पन्न हो जाएगी, जिसके कारण वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ये जो है यहां पर बात निकल के आती है। उसके बाद क्या बोला है, समटाइम्स इवन बिलो द यील्ड स्ट्रेस, क्या होता है, कभी कभी जो है ये जो स्ट्रेसेस होती हैं वो जो है यील्ड स्ट्रेस से भी कम मान की प्रतिबल जो है, ये जो यील्ड स्ट्रेस है इससे भी कम जो है वैल्यू की स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, जिस पर भी वो फेल हो जाता है। अब थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, पहले हिंदी की बात थोड़ा बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं। देखिए, हमने यहां पर 3 पॉइंट देखे। पहला पॉइंट देखा कि भाई उस पे साइक्लिक लोडिंग लग रही है, जिसके कारण जो है रिपीटेड जो है स्ट्रेसेस डेवलप हो जा रहे हैं। क्लियर बात है? तो ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसमें बोल रहा है कि फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस के कारण फेल हो जा रहा है। मतलब क्या हुआ, जो रिपीटेड स्ट्रेस है वही जो है हमारी कैसी है, स्ट्रेसेस है, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस हैं। अच्छा, यहां पर रिपीटेड स्ट्रेस जो है वो मैकेनिकल टर्मिनोलॉजी में नहीं आता, तो कहां आता है, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस जो है वो टर्मिनोलॉजी में आता है। तो जब स्ट्रेसेस की बात करें तो वहां पे फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस जो है उसके कारण, मतलब ये बदलते हुए प्रतिबल के कारण जो है वो फेल हो जा रहा है। ये चीज क्लियर हुई? अच्छा, ये जो प्रतिबल का मान है, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस का जो वैल्यू है, वो वैल्यू जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेस से तो कम ही हो जाएगी, तो कम ही वैल्यू पे वो फेल हो जाएगा। अब अल्टीमेट स्ट्रेस क्या है, वह स्ट्रेस जो कि कोई पदार्थ पर अधिकतम बल लगाकर उसको जो है, अगर उस पर अधिकतम बल लगाया जाए तो तब जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसी को जो है बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस, उसी को बोलते हैं अंतिम प्रतिबल या फिर अधिकतम प्रतिबल। ठीक है, तो यहां पर यह कहा गया है कि अधिकतम प्रतिबल उत्पन्न किए बिना ही वो जो है फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस पे क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्लियर बात है? अच्छा, यहां पर नीचे लिखा हुआ है, यहां पे यील्ड स्ट्रेस से भी कभी कभी कम होता है। तो यील्ड स्ट्रेस कहां देखने को मिलता है, जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं ना, डक्टाइल का मतलब वो मटेरियल जो तन्य पदार्थ होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। जो तन्य पदार्थ होते हैं जैसे माइल्ड स्टील, ठीक है, मृदु इस्पात, उसमें जब हम देखेंगे तो वहां पर हमें अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट दिखता है। मतलब उच्च पराभव बिंदु और निम्न पराभव बिंदु पे हमारा जो स्ट्रेसेस होगा वो अपर यील्ड स्ट्रेस
और लोअर यील्ड स्ट्रेस होगा, उच्च पराभव प्रतिबल और निम्न पराभव प्रतिबल। तो पराभव प्रतिबल जो है या फिर यील्ड स्ट्रेस जो है उससे भी कम मान पे, कभी कभी ऐसा होता है उससे भी कम मान के प्रतिबल पे ही जो है वो वस्तु फेल हो जाती है। अच्छा, जैसे हमारे पास ये मार्कर है, इसमें आप प्रतिबल लगाइए, पहला प्रतिबल लगाया, फिर कैसे लगाया, हमने इसको इस तरीके से मोड़ दिया, फिर उसको उल्टा करके ऐसे मोड़ दिया, फिर ऊपर मोड़ दिया, फिर इस तरीके से मोड़ दिया। तो क्या कर रहे हैं आप जो है, एक बार इसको ऊपर वाली सतह को कंप्रेसिव कर रहे हैं, मतलब संपीड़न में लेके आ रहे हैं, एक बार नीचे वाली सतह को संपीड़न में लेके आ रहे हैं, तो ऊपर वाली तनाव में हो जाएगी, नीचे वाली संपीड़न में हो जाएगी। मतलब एक बार कंप्रेसिव ऊपर वाला, नीचे वाला कंप्रेसिव, इस तरीके से हम करते जा रहे हैं, कंप्रेसिव टेंसाइन, कंप्रेसिव टेंशन। तो हमने ऐसा तो नहीं किया इसको बहुत जोर से खींच दिया हो, तो ज्यादा जोर से खींच दिया हो तो अंतिम जो प्रतिबल उत्पन्न हो गया हो, मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस डेवलप हो गया हो उसमें, तो ये फेल हो जाए। ऐसा नहीं किया हमने, कम वैल्यू की, हमें इसमें स्ट्रेसेस डेवलप की, तो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ये टूट जाएगा। मतलब क्या हुआ, यहां पर जो है चक्रीय जो लोडिंग है, मतलब साइक्लिक लोडिंग लग रही है, एक बार जो है कंप्रेसिव, एक बार टेंसाइल, एक बार कंप्रेसिव, एक बार टेंसाइल। तो इस तरीके से अगर हम समझें तो यह समझ में आता है कि कम वैल्यू की स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। जो कम वैल्यू की स्ट्रेस कौन सी है, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस हैं। ये जो कम वैल्यू की स्ट्रेस है, इस पर भी पदार्थ फेल हो सकता है, और जब कोई पदार्थ इस पे फेल होता है तो वो जो है हमारा किस गुण के कारण, किस प्रॉपर्टी के कारण, वो हमारी प्रॉपर्टी है फटीग। तो फटीग के कारण वो वस्तु जो है फेल हो जाएगी, वो मटेरियल हमारा फेल हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब एक बार हिंदी में देख के और डिटेल में समझ लेते हैं। क्या हुआ, जब कोई पदार्थ में चक्रीय भार के कारण, तो कोई पदार्थ है उसमें चक्रीय भार लग रहे हैं, पहले लग रहे हैं फिर हट रहे हैं, मतलब एक प्रॉपर जो है साइन वेव डेवलप हो रही है इस तरीके से। मतलब किस तरीके से, इस तरीके से एक साइन वेव डेवलप हो रही है। ये जो बीच वाला जो हमारा मीडियम है, इससे ऊपर और नीचे इस तरीके से हम बार बार प्रतिबल लगा रहे हैं और फिर जो है उसको जो है छोड़ दे रहे हैं और उसपे उल्टा प्रतिबल उत्पन्न कर रहे हैं। फिर इस तरीके से जो है ये चक्रीय प्रतिबल कहलाएंगे। ठीक है, जब इस तरह के प्रतिबल उत्पन्न होंगे, एक बार लगा रहे हैं लोड, इसको हटा दे रहे हैं। तो आगे देखते हैं, चक्रीय भार के कारण उत्पन्न प्रतिबल का दोहराव होता है। तो जो है हमारा जो चक्रीय भार लग रहे हैं उसके कारण प्रतिबल का क्या हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा, मतलब दोहराव हो जाएगा, बार बार रिपीट होंगे, दोहराएंगे वो लोड, वो प्रतिबल। तब वह बदलते हुए प्रतिबल के अंतर्गत, तो बदलते हुए प्रतिबल मतलब फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस के अंतर्गत क्या हो जाएगा, असफल हो जाते हैं। तो असफल किसके अंतर्गत हुए, बदलते हुए प्रतिबल के कारण या फिर फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस के कारण वो जो है क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। आगे देखते हैं, जो अंतिम प्रतिबल से कम मान का होगा। मतलब क्या हुआ, जो हमारा फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस है, मतलब बदलता हुआ प्रतिबल है, उससे जो है हमारा जो है वो जो हमारा अंतिम प्रतिबल से भी कम मान का होगा, कम वैल्यू का होगा। कभी कभी यह पराभव प्रतिबल से भी कम होता है। मतलब ये कभी कभी जो है फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, जो बदलता हुआ प्रतिबल है, उसका मान पराभव प्रतिबल से भी कम होगा। ये हमारी बात हिंदी में हो गई। तो इसका हिंदी में मतलब यही निकल के आता है कि किसी पदार्थ में अगर चक्रीय भार लग रहे हैं तो उसके कारण उत्पन्न जो प्रतिबल है उसका दोहराव हो जाता है। तो प्रतिबल दोहराता है, बार बार प्रतिबल लगता है, फिर हट जाता है, फिर प्रतिबल आता है, फिर कम हो जाता है, इस तरीके से उसका दोहराव होता है। तब वह वस्तु जो है बदलते हुए प्रतिबल के कारण, जो बदल रहा है प्रतिबल, उसके कारण वो जो है असफल हो जाएगा। उसके कारण जो है वो वस्तु जो है हमारी, वो पदार्थ जो है वो असफल हो जाएगा। और जब वो हमारा असफल हो जाएगा तो ये जो असफल होने वाला जो प्रतिबल है, जिस प्रतिबल पर वो असफल हुआ है, वो उसका जो मान है वो अंतिम प्रतिबल से कम मान होगा उसका। क्लियर है। और कभी कभी वो तो मान जो है हमारा पराभव प्रतिबल से भी कम होगा। ये रहा हमारा फटीग। तो जो वस्तु इस तरह से फेल हो रही है उसमें जो गुण आया है वो हमारा फटीग के कारण ऐसा हो रहा है। क्लियर बात समझ में आई। अब चलिए आगे समझते हैं कि हमारा जो है इसकी डेफिनेशन, फटीग फेलियर की डेफिनेशन क्या होगी। मतलब जो है हमारा यहां पे श्रांत जो है असफलता की डेफिनेशन क्या होगी वो देख लेते हैं। तो फटीग फेलियर इज डिफाइंड एज टाइम डिलेड फ्रॉम फ्रैक्चर, टाइम डिलेड फ्रैक्चर अंडर
साइक्लिक लोडिंग। मतलब क्या हुआ, यहां पर जो है सीधी सी बात बोली हुई है, जो फटीग फेलियर है उसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, टाइम डिलेड फ्रैक्चर अंडर साइक्लिक लोडिंग। बहुत सीधी सी लाइन है, क्या है, टाइम डिलेड फ्रैक्चर। अब देखो फ्रैक्चर का मतलब क्या हुआ, जो भी कोई हमारा पदार्थ टूट जाता है उसी को तो फ्रैक्चर बोलते हैं, फ्रैक्चर हो रहा है। डिलेड का मतलब देरी से, टाइम का मतलब समय की, तो समय की देरी से यहां पर क्या हो रहा है, अंडर साइक्लिक लोडिंग, साइक्लिक चक्रीय भार के कारण। तो चक्रीय भार में क्या हो रहा है, जो है कोई वस्तु हमारी ये इस तरह से फ्रैक्चर हो जाए, टाइम डिलेड फ्रैक्चर हो जाए उसके अंदर, तो उसी को क्या बोलते हैं, फटीग फेलियर बोलते हैं। ये बात क्लियर हुई, थोड़ी और डिटेल में करेंगे, पहले हिंदी में देख लेते हैं क्या है चक्रीय भार के अंतर्गत। तो चक्रीय भार लग रहे हैं ना, वही तो है, बताएंगे एक एग्जांपल देके। चक्रीय भार के अंतर्गत समय विलंबित भंजन, मतलब यहां पे थोड़ा ज्यादा हिंदी हो गया, क्या हुआ, समय विलंबित भंजन। अब ऐसा भंजन जो ऐसा जो है हमारी शियरिंग, ऐसा जो है ब्रेक, ऐसा मतलब फ्रैक्चर जिसमें कि समय लग रहा हो, ठीक है, तो यहां पर समय विलंबित भंजन श्रांत असफलता कहलाती है। यहां पर थोड़ा सा अब समझेंगे। मान लीजिए, देखिए सबसे पहले एक वायर लीजिए, उस वायर तार को आप थोड़ा सा उसको मोड़िए, फिर उल्टी दिशा में मोड़िए, फिर मोड़िए सीधी दिशा में, इस तरीके से आप हल्का हल्का करते रहेंगे, तो थोड़ी देर बाद वो तार क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। एक जो है एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल देता हूं, जब भी आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उसमें जो है सॉकर लगे होते हैं, या फिर इसे बोलते हैं लीफ स्प्रिंग लगी होती है। तो लीफ स्प्रिंग जो है लगी होती है, उस पर बार बार लोड आता है, पूरा जो है गाड़ी का वजन आता है, जबकि अब वो किसी गड्ढे में जाता है तो पूरा वजन आता है, और उसके बाद वो वापस से अपनी स्थिति में आ जाता है। इस तरीके से चलता रहता है। कुछ समय के बाद क्या होगा, कई सालों के बाद या जो भी समय उसके बाद क्या होगा, वो जो लीफ स्प्रिंग है वो एकदम सीधी हो जाती है। तो सॉकर क्या हो जाता है, उसे फेल बोलते हैं, सीधी हो जाती है, उसमें कई पत्तियां टूट जाती हैं लीफ स्प्रिंग में। तो वो पत्तियां टूटने का कारण क्या है, वो कारण हमारा फटीग है, मतलब श्रांत है। तो हो क्या रहा है, तो देखो हो ये रहा है कि बार बार उस पर चक्रीय लोडिंग मतलब साइक्लिक लोडिंग उस पर लग रही है, उसके कारण जो है उसके समय के दौरान जब तक लगती रहेगी, कुछ समय के दौरान, टाइम डिलेड की बात कर रहे हैं, तो उस समय के दौरान क्या हो जाएगा, एक फ्रैक्चर हो जाएगा। और यही जो है टाइम डिलेड फ्रैक्चर जो है साइक्लिक लोडिंग के अंतर्गत क्या कहलाएगा, हमारा फटीग फेलियर कहलाएगा। तो जब कोई वस्तु फटीग फेलियर होगा किसी वस्तु का, किसी भी मटेरियल का, तो वहां पर क्या हो रहा होगा, साइक्लिक लोडिंग लग रही होगी और कुछ समय के बाद उसके अंदर फ्रैक्चर आ जाएंगे और वो टूट जाएगी। यही हमारा फटीग फेलियर कहलाएगा। बात क्लियर हो गई, थोड़ी बात और समझ में आ गई। इतना समझिए कि एक और बात क्या, कि फटीग फेलियर जो है वो कभी भी दिखता नहीं है। कैसे, जब भी हमारा कोई वस्तु फटीग के कारण फेल हो रही होगी, तो मतलब श्रांत के कारण फेल हो रही होगी या फिर थकान के कारण फेल हो रही होगी, तो उस पर साइक्लिक लोडिंग लग रहा होगा, लेकिन दिखता नहीं है सरफेस पे, मतलब किसी पदार्थ के ऊपरी सतह पर यह नहीं पता लगेगा ये टूटने वाली है। क्या मतलब है, जब भी हम किसी वायर को मोड़ रहे हैं तो ऊपर नहीं दिखाई देगा कि वो टूटने वाला है, और जब हम समझ पाएंगे तब तक तो वो ब्रेक होने की कंडीशन में आ जाएगा। इसका मतलब ये तो बहुत खतरनाक चीज हुई। कोई भी पार्ट हम डिजाइन करेंगे और डिजाइन करने के बाद अगर उस पर फ्लक्चुएटिंग लोड लग रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें पता ही नहीं चलेगा वो कब फेल होगा। सही बात है ना। उसके लिए दूसरा एक क्राइटेरिया आता है, फटीग लिमिट या फिर एंड्योरेंस लिमिट। वो अगला टर्म हमारा वही हम पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर जो है फटीग जो है अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके बारे में पता नहीं लगता। तो क्या करें इसके लिए, तो इसके लिए हम स्पेशल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फटीग के लिए रखेंगे। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने पढ़ लिया, मतलब जो है सुरक्षा गुणांक। तो सुरक्षा गुणांक जो है वो क्या होता है, अधिकतम प्रतिबल अपॉन जो है हमारा कार्यकारी प्रतिबल। यही तो होता था, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, यही तो सुरक्षा गुणांक होता था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता था। तो जहां पर अधिकतम प्रतिबल ले रहे हैं, वहां पर जो है मैक्सिमम स्ट्रेस ले रहे हैं, वहां पर हमारा क्या आ जाएगा, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस आ जाएगा। तो मैक्सिमम फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस का मान वहां रखेंगे और नीचे वर्किंग स्ट्रेस रखेंगे। इस तरह से जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू निकाल लेंगे फटीग के लिए। क्लियर बात होगी। तो ये रहा हमारा पूरा फटीग, जिसमें केवल ये बताया गया है कि अगर आप कोई जो है साइक्लिक लोडिंग लगाएंगे, चक्रीय भार लगाएंगे, तो वस्तु जो है हमारी फ्लक्चुएटिंग जो है स्ट्रेसेस के कारण उसमें फेल हो जाएगी। और वो जो वैल्यू है फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस की, वो एंड्योरेंस जो हमारे अल्टीमेट स्ट्रेस है, मतलब अंतिम प्रतिबल है या फिर यील्ड स्ट्रेस है, उससे भी कम हो सकती है। तो कम भार लगाने पर भी वो वस्तु फेल हो सकती है। उसी को जो है हम क्या बोलेंगे,
फटीग बोलेंगे या फिर श्रांत बोलेंगे या फिर थकान बोलेंगे। एकदम क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। क्या टॉपिक हमारा? एंडोरेंस लिमिट, सहन सीमा। इस सहन सीमा मतलब एंडोरेंस लिमिट, सहन सीमा। अब सहन सीमा को धीरे से अगर आप समझें, हिंदी से ही समझ में आए कि कोई वस्तु जो है सहन कर सकती है, कि मतलब या तो लोडिंग सहन कर रही होगी या स्ट्रेसेस सहन कर रही होगी। चलिए देख लेते हैं पहले क्या है इसके अंदर। इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। थोड़ा सा नया टर्म है एम्पलीट्यूड, अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ था इस सब्जेक्ट में। क्या है? इट इज डिफाइंड, या डिफाइंड होता है कैसे? द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस। मतलब क्या हुआ यहां पर? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? वो आयाम होता है। जब आपने इस तरह का कोई जो है कोई कर्व देखा होगा इस तरह का, तो ये जो है इस तरीके की जो है साइन वेव देखा होगा, इसमें एक तरफ जितना ऊपर की तरफ जा रहा है इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं या फिर आयाम बोलते हैं। चलिए अभी अब वापस से समझाएंगे। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस, जो पूरी तरीके से रिवर्स का मतलब उलट जाए या फिर बदल जाए, ऐसी स्ट्रेसेस जो है, दैट द स्टैंडर्ड स्पेसिमेन कैन सस्टेन। एक स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ? मानक होता है, और स्पेसिमेन का मतलब होता है नमूना। अच्छा, ये मानक नमूने की बात आ रही है। देखो हम आपको बता दें, जितने भी परीक्षण होते हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं हमारे मटेरियल के, वो एक प्रॉपर जो है एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन के ऊपर किए जाते हैं। उसकी बनावट एकदम फिक्स होती है, उसकी डायमेंशन पूरी जो है वो हमारी स्टैंडर्ड होती है, प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया हुआ पार्ट होता है। अब मान लेते हैं कोई माइल्ड स्टील का पार्ट है या फिर हमारा कोई कास्ट आयरन का पार्ट है। अब उसके ऊपर आपको टेंसाइल टेस्ट करना है। एक मशीन होती है यूटीएम मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, उसके ऊपर रख के और उसको खींचा जाता है। जितना जितना लगता है तो उसी से तो हमारा जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मिलता है, प्रतिबल विकृति आरेख में प्राप्त होता है। तो वो जो है टेस्ट कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं? किसी रॉड, लोहे की रॉड पे नहीं कर रहे हैं, वो एक स्पेसिमेन के ऊपर कर रहे हैं। और वो कैसा होता है? स्टैंडर्ड होता है। तो यहां पर बात आ रही है द स्टैंडर्ड स्पेसिमेन कैन सस्टेन फॉर 10 into 10⁶ नंबर ऑफ साइकिल्स विदाउट फटीग फेलियर। मतलब ये हुआ, अब यहां समझते हैं क्या है द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस। मतलब यहां पर पूरी तरीके से जो बदलती हुई प्रतिबल है उसका यहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, अधिकतम आयाम, इसकी बात कर रहे हैं। दैट मतलब जो कि द स्टैंडर्ड स्पेसिमेन, जो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन है, कैन सस्टेन, सहन कर सकता है, फॉर 10 into 10⁶। यहां पर लिखा हुआ 10 into 10⁶, कई बुक में 10⁷ लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ 10⁶। तो ये यहां पर इसको यह माना गया है कि जब कोई स्पेसिमेन के ऊपर रिवर्स स्ट्रेसेस लग रही हैं और उसमें अधिकतम आयाम उत्पन्न हो रहा है रिवर्स स्ट्रेसेस में, ठीक है, तो वो जो है हमारा स्पेसिमेन जो है कितना सहन कर सकता है। तो कितनी नंबर ऑफ साइकिल सहन कर सकता है? 10 into 10⁶ नंबर ऑफ साइकिल वो सहन कर सकता है विदाउट फटीग फेलियर। अगर उसका फटीग फेलियर ना हो, बिना फटीग फेलियर के, मतलब बिना थकान जो है हमारा यहां पर असफलता के, वो क्या हो? वो जो है हमारा जो है स्पेसिमेन सहन कर ले कितना? इतनी नंबर ऑफ साइकिल, 10 into 10⁶। अब इतनी ही क्यों ली गई है? तो इतनी जो हमारी जो है साइकिल का मतलब है अनलिमिटेड नंबर ऑफ साइकिल्स। इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं इसलिए इंग्लिश वाले बच्चों को समझा रहे हैं। क्या हुआ? अनलिमिटेड नंबर ऑफ साइकिल, मतलब यह हुआ कि बहुत सारी जो है नंबर ऑफ साइकिल के बारे में बात हो रही है। तो यह माना जाता है कि इतनी साइकिल, मतलब साइकिल का मतलब इतनी नंबर ऑफ साइकिल का मतलब यह हुआ कि जितने चक्रीय लोड की बात की, साइक्लिक लोडिंग की बात हो रही थी हमारी, तो चक्रीय भार के कारण जो है, तो कितने चक्रीय भार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इस तरीके से साइक्लिक लोडिंग हो रही है। कितनी साइकिल? वो है हमारी 10 into 10⁶, मतलब 10 into 10⁶। ये मतलब 10⁷ भी हो जाएगा, या फिर कई बुक्स में यहां पे 10⁶ लिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इतनी साइकिल अगर हम लेंगे तो इसको ये उन्होंने माना कि जो है अनलिमिटेड साइकिल्स हैं। उतनी साइकिल तक अगर हमारा स्पेसिमेन जो है ये सहन कर लेता है रिपीटेड स्ट्रेस और उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को सहन कर लेता है, तो वो जो है हमारा क्या कहलाएगा? सहन सीमा कहलाएगी किसी भी, मतलब एंड्योरेंस लिमिट कहलाएगी किसी भी मटेरियल के लिए। वापस से समझेंगे, एक बार थोड़ा और देख लें। इट इज ऑल्सो नोन एज फटीग लिमिट।
इसको जो है हम फटीग लिमिट भी बोलते हैं। मतलब किसको? एंड्योरेंस लिमिट का दूसरा नाम जो है फटीग लिमिट भी है। अब हिंदी में समझेंगे फिर डिटेल में समझाएंगे आपको। क्या हुआ? पूरी तरह से परिवर्तनीय प्रतिबल, पूरी तरीके से परिवर्तनीय प्रतिबल का अधिकतम आयाम। अच्छा, पूरी तरीके से परिवर्तनीय प्रतिबल का अधिकतम आयाम हम यहां पर देखेंगे। अभी क्या मतलब है? यहां पर जो है मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, उस पर प्रतिबल लग रहे हैं, पहले बहुत ज्यादा प्रतिबल लगा, फिर छोड़ दिया, फिर जो है कम किया गया, मतलब उल्टी दिशा में प्रतिबल उत्पन्न किया गया, और फिर लगाया गया। तो इस तरीके से ऐसे करके एक साइन वेव आपको डेवलप होगी। तो पहले प्लस में और फिर माइनस में। तो पहले हम जो है यहां पर 180 डिग्री तक प्लस में गए, उसके बाद फिर से उल्टी दिशा में प्रतिबल उत्पन्न कराया गया, जो है माइनस में चला गया। तो यहां पर टेंसाइल है, सिग्मा टी है, तो मतलब टेंशन में मतलब तनाव प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है। सिग्मा सी का मतलब है कंप्रेशन में, यहां पर मतलब संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है। तो तनाव प्रतिबल को प्लस माना गया और संपीड़न प्रतिबल को माइनस माना गया। तो यह बोला गया कि अधिकतम प्रतिबल और फिर जो है न्यूनतम प्रतिबल, इस तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस जो है यहां पर डेवलप हो रही है। इसी में जो है एक तरफ की अगर आप स्ट्रेस नाप लें तो उसी को बोलते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या फिर अधिकतम आयाम। तो यहां पर परिवर्तनीय प्रतिबल का, पूरी तरीके से परिवर्तनीय प्रतिबल का अधिकतम आयाम, यह बात हो गई एक तरफ के जो भी हमारा प्रतिबल है उसके बारे में। ठीक है, तो अधिकतम आयाम जिस पर अब जो हमारा जो है यहां पर मैक्सिमम स्ट्रेस है उसके ऊपर मानक नमूना बिना श्रांत असफलता के, जो मानक नमूना है मतलब जो है हमारा स्टैंडर्ड स्पेसिमेन है, वो बिना श्रांत असफलता के मतलब विदाउट फटीग फेलियर, ठीक है, के 10 into 10 power 6 मतलब 10 into 10 घात 6 चक्रों तक चलता रहता है, सहन सीमा कहलाती है। मतलब इतनी जो है साइकिल वो है, इतनी साइकिल क्या है, इतने चक्रों तक वो जो है हमारा पदार्थ सहन कर लेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो उसकी सहन सीमा कहलाएगी, मतलब एंड्योरेंस लिमिट कहलाएगी। ठीक है, इसे श्रांत सीमा भी कहते हैं, मतलब फटीग जो है इस लिमिट भी बोलते हैं, इसको श्रांत सीमा भी बोलते हैं। अब चलते हैं ग्राफ से थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या हो रहा है कि अगर हम किसी पदार्थ पे, मान लीजिए किसी भी, हम वायर की बात कर लेते हैं, जो है तार की बात कर लेते हैं, इस तार पर एक बार हमने इसको नीचे की तरफ दबाया तो क्या हुआ? इसमें जो है ऊपर की तरफ क्या हुआ? कंप्रेसिव स्ट्रेस मतलब संपीड़न आया, और नीचे की तरफ क्या आया? तनाव में आया। उसके बाद नीचे की तरफ किया तो ऊपर में तनाव आया, नीचे जो है कंप्रेशन मतलब संपीड़न आया। तो इस तरीके से क्या हुआ? अचानक से बदलता हुआ जो है भार है हमारे पास। तो बदलता हुआ भार के कारण जो है परिवर्तनीय प्रतिबल उत्पन्न होंगे, मतलब यहां पर जो है रिवर्स स्ट्रेस उत्पन्न होंगे, तो बार बार स्ट्रेस डेवलप होंगे। तो ऐसी कंडीशन में ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। पहले जो है हमारा यहाँ पे टेंसाइल ऊपर वाले भाग में, प्लस वाले भाग में, उसके बाद जो है कंप्रेसिव नीचे वाले भाग में मतलब माइनस वाले भाग में। तो इस तरीके से प्रतिबल जो है उत्पन्न होंगे। अब इसमें से किसी भी तरफ जो है ज्यादा आयाम मतलब मैक्सिमम आयाम, मैक्सिमम जो है एम्पलीट्यूड की बात करें तो एक तरफ किसी तरफ देख लीजिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है। तो जितना मैक्सिमम अधिकतम आयाम होगा, उस आयाम के मान पे जो भी हमारा जो है हमारा मानक नमूना है, जो भी हमारा स्पेसिमेन है, वो इतने प्रतिबल को कितने साइकिल तक सहन कर सकता है। एक साइकिल, दो साइकिल, इस तरीके से पूरा बनता जाएगा ना, तो ये पूरी एक साइकिल है कितना? 360 डिग्री, 360 डिग्री का यहां पे लिखा हुआ है थीटा इन डिग्री या फिर डिग्री में। तो यहां पर जो है 0 से 360 डिग्री तक ये एक साइकिल है। और ऐसे करके कितनी साइकिल यहां पर दी हुई है? 10 into 10 power 6 साइकिल, 10 into 10 पे घात 6 चक्र जो है इस तरीके से बन जाएंगे। और तब तक पदार्थ हमारा फेल ना हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारी एंड्योरेंस लिमिट। ठीक है, सहन सीमा कहलाएगी। थोड़ी सी बात और समझ में आ गई आपको। तो एक बात तो क्लियर होगी, एंड्योरेंस लिमिट या फिर फटीग लिमिट। इंग्लिश में अगर हम बोले तो एंड्योरेंस लिमिट या फिर फटीग लिमिट बोलेंगे। अगर हिंदी में बोले तो सहन सीमा बोलेंगे या फिर श्रांत सीमा बोलेंगे। दोनों नाम हो गए। उसके बाद क्या बोला कि अगर कोई हमारा स्पेसिमेन है, कोई भी हमारा मानक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन है, या फिर कोई भी हमारा जो है मानक हमारा जो है नमूना है, तो मानक नमूना इन या फिर स्टैंडर्ड स्पेसिमेन को अगर हम 10 into 10 power 6 10 into 10 पे घात 6 चक्रों तक अगर हम बराबर जो है परिवर्तनीय प्रतिबल उत्पन्न करते रहें, तो उसमें अधिकतम आयाम जितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड उसमें जो है उत्पन्न होगा, उसके कारण जो वस्तु अगर हमारी फटीग में फेलियर नहीं होती है, मतलब जो है श्रांत में या फिर थकान में उसका जो है असफलता नहीं होती है, तो वो हमारी सहन सीमा कहलाएगी।
बात समझ में आई? इतनी ही बात समझनी थी। तो सहन सीमा सिंपल सा है, इतने चक्रों तक आप उसको अगर टूटने से रोक सकते हैं तो वो उसकी क्या कहलाएगी? सहन सीमा कहलाएगी। यही हमारी एंड्योरेंस लिमिट कहलाएगी। अच्छा, इसमें स्पेसिमेन का डिजाइन से आपको कोई लेना देना नहीं है, बुक्स वगैरह में दिया हुआ है, लेकिन इतना ही काफी है। अगर एंड्योरेंस लिमिट लिखने को आए तो आपको इतना ही लिखना है। तो एंड्योरेंस लिमिट हो गया, और इधर हमारा हो गया फटीग या फिर श्रांत या फिर जो है थकान, जो है इसके बारे में बात कर ली। क्लियर बात है? तो कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स।